नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। जब से मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हुआ है, तब से ही अटकलों का दौर जारी है। इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। नियम के मुताबिक मंत्री पद पर बने रहने के लिए संसद सदस्य होना जरूरी है। भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिसके कारण संवैधानिक मजबूरी की वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा भी तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि भाजपा केरल में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए नेताओं को राज्यसभा के जरिए केंद्र में मंत्री तो बनाती है, लेकिन दोबारा उन्हें मौका नहीं देती। तो क्या जॉर्ज कुरियन का जाना इसी शॉर्ट टर्म फॉर्मूले का ही हिस्सा है? अब लोकसभा सांसद सुरेश गोपी के आने के बाद पार्टी की केरल रणनीति में एक बड़ा बदलाव साफ साफ देखा जा रहा है। तो क्या है भाजपा का ये शॉर्ट टर्म फॉर्मूला? जॉर्ज कुरियन केरल बीजेपी के नेता हैं। उन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा में लाया गया था। मध्य प्रदेश से टिकट दी गई थी और उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। लेकिन 21 जून को जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखा जाए तो भाजपा ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जॉर्ज कुरियन को वो दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेंगे। पार्टी ने जॉर्ज कुरियन की जगह मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण जुग को राज्यसभा का टिकट दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुरियन साल 1980 से, यानी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर के अब तक भाजपा के ही सदस्य हैं, यानी बहुत लंबे समय से पुराने सदस्य हैं। मोदी कैबिनेट में कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय संभाल रहे थे। वहां केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार इनके जिम्मे था। केंद्रीय कैबिनेट में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से आते थे। पेशे से वकील कुरियन को अक्सर केरलम के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों का मलयालम में अनुवाद करते हुए देखा जाता था। कई बार टीवी की डिबेट्स में भी कुरियन दिखाई पड़ते थे। वैसे तो जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री की विदाई बस नहीं है, जिस तरह से इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। ये केरल में भाजपा की एक खास राजनीतिक क्रोनोलॉजी को समझने का एक मौका है। इसे आप भाजपा का केरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। और इस फॉर्मूले के तहत नेताओं को दिल्ली का रास्ता तो मिलता है, दिल्ली पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उनका सफ़र बहुत छोटा होता है। तो क्या है भाजपा का ये केरल फॉर्मूला, इसे समझते हैं। केरल में भाजपा के लिए चुनावी राह हमेशा से बेहद मुश्किल रही है। वहाँ पारंपरिक रूप से एलडीएफ या यूडीएफ का ही दबदबा रहा, यानी कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट। ऐसे में राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र रास्ता यही बचता है, तो इसी रणनीति के साथ वो चलती है। पहले केरल के किसी कद्दावर नेता को चुना जाता है, फिर उसे किसी दूसरे राज्य से, यानी महाराष्ट्र से या जहाँ पे भी उनकी सरकार होती है वहाँ से उसे राज्यसभा भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है भाजपा की। राजनीति अच्छी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस फॉर्मूले के तहत किसी भी नेता को दूसरी बार चांस नहीं मिलता, यानी भाजपा सेकंड टर्म किसी के लिए नहीं रखती है। कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। ये कुरियन के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। जॉर्ज कुरियन इस लिस्ट में शामिल होने वाले चौथे नेता हैं। उनसे पहले भी 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े कद्दावर नेता इसी चक्रव्यूह का शिकार हो चुके हैं, इसी चक्रव्यूह से गुजर चुके हैं। पहला नाम आता है ओ राजगोपाल का, जो केरल भाजपा के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक है। राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बनाए गए, लेकिन उनका कार्यकाल फिर आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरा नाम आता है केजे अल्फोंस का। इन्हें भी राज्यसभा में लाकर मोदी सरकार ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री बनाया था। कार्यकाल खत्म, पारी भी खत्म। इसके बाद तीसरा नाम आता है वी मुरलीधरन का, जिन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाली थी। महाराष्ट्र से वो राज्यसभा गए थे, लेकिन दोबारा मौका उनको भी नहीं दिया गया। और चौथे नंबर पर नाम आता है जॉर्ज कुरियन का, जो जून 2024 में सदन के सदस्य रहे, मंत्री बनाए गए, मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे गए और जून 2026 में कार्यकाल खत्म होते ही इनकी भी कहानी खत्म कर दी गई।
तो ये कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है भाजपा की तरफ से? आखिर ऐसा क्या करती है पार्टी? तो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनका जो मानना है, उनका कहना यह है कि इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली बात तो ये कि नए चेहरों को मौका देना चाहती है पार्टी, और भाजपा केरल में किसी नए एक नेता पर निर्भर भी नहीं रहना चाहती। वो हर बार एक नए समुदाय के साथ, एक नए क्षेत्र के नेता को, एक नए एरिया के नेता को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश करती है, जैसे कुरियन को लाकर ईसाई समुदाय को साधने की कोशिश की गई थी। और दूसरी बात है चुनावी कसौटी। जो नेता जमीन पर चुनाव नहीं जीत पाते उन्हें संगठन में वापस भेज दिया जाता है। कुरियन ने भी कांजिरपल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पहले भाजपा के पास केरल से लोकसभा का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए एकमात्र रास्ता था राज्यसभा से वो अपने सांसदों को भेजती थी सदन में। लेकिन 2024 के आम चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी ने त्रिशूर से सीट जीती और एक इतिहास रच दिया। सुरेश गोपी सीधे जनता द्वारा चुनकर लोकसभा पहुंचाए गए थे। ऐसे में अब भाजपा के पास केरल का एक मजबूत और परमानेंट चेहरा भी हो चुका है। यही वजह है कि अब पार्टी को राज्यसभा के सहारे बैकडोर एंट्री वाले मंत्रियों पर निर्भर रहने की मजबूरी थोड़ा कम हो गई है। केरल में अभी बीजेपी का इतना दबदबा नहीं है, कहीं कहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अपनी मौजूदगी बीजेपी दर्ज कराती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपने इस पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह से बंद कर देगी? केरल से भाजपा के नए राज्यसभा उम्मीदवार सी सदानंद मास्टर हैं। अब देखना होगा कि क्या उन्हें भी कुरियन की तरह कैबिनेट में जगह मिलती है, क्या उन्हें भी मंत्री पद दिया जाता है, या फिर केरल का पूरा दारोमदार सिर्फ अकेले सुरेश गोपी के कंधों पर ही रहेगा। तो यही है भाजपा के फॉर्मूले की बात, जिसके सहारे बीजेपी केरल में अपनी दावेदारी, अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा संतुलन ठीक ठाक चलता रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।